कि जी साउथ में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ऐसे अधिकारी भी है जिनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ चुका है। 2019 में उनका ट्रांसफ़र आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है। रोड डिपार्टमेंट में उनको जाना है मगर अभी तक वो उधर है। सब इंजीनियर बन के उनको जाना है रोड डिपार्टमेंट में मगर अभी तक वो मेंटेनेंस में ही है। डायरेक्ट आए, दरवाज़ा खोले और मुझसे गाली गलौज करने लगे। मुझे धमकाया, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई है और ये बोला गया कि आप ये अगर माइती मांगोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे दत्ता नारंगकर जी और उनके साथियों से खतरा है, क्योंकि वो उनका जो ना रिकॉर्ड है वो मारपीट का। नमस्कार, बातमीकारमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। मुंबई महानगरपालिकेत घोटाळे दररोज बाहेर येत असताना आपण रेग्युलरली बाहेर येत असताना आपण पाहत असतो। आज असंच काही एक घोटाळा 3,21,00,000 रुपयांचा घोटाळा झाल्याची माहिती आम्हाला मनोज पांडियन नाडर, त्यांचे वडील पांडियन हेही काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि मनोज पांडियन पण काँग्रेसचे कार्यकर्ते, वॉर्ड क्रमांक 197चे ते ब्लॉक अध्यक्ष आहेत म्हणून कार्यरत आहेत। आज एक मोठा खुलासा घेऊन आम्ही आपल्यासमोर येत आहोत। 3 कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मनोज पांडियन यांनी केलेला आहे। महानगरपालिकेला प्रशासक काम करत असताना देखील नगरसेवकांचा कालावधी संपलेला आहे। महानगरपालिकेला प्रशासक कार्यरत असताना देखील या ठिकाणी अशा पद्धतीचे घोटाळे चालू आहेत। महानगरपालिकेतील कट, कमिशन आणि भोंगळ कारभार काय संपत नाही आहे। कोट्यावधींचं बजेट असलेली महानगरपालिका आणि लाखो जनतेची, करोडो जनतेचा टॅक्सपेअर असणारी ही आपण जनता, जनार्दन यांना कुठेतरी न्याय मिळत नाही आहे। टॅक्समधून वसूल झालेल्या पैशांचा कुठेतरी भ्रष्टाचार होतोय असंही पांडियन यांनी आरोप केलेला आपल्या आरोपपत्रात म्हटलेलं आहे त्यांनी। आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया नेमक्या काय घटनाक्रम झालेले आहेत आणि नेमका काय विषय झालेला है। मनोज जी, क्या हुआ है महानगरपालिका जी साउथ वार्ड में, एग्जैक्टली हुआ क्या है? आपने हमें, हमारे जी साउथ न्यूज़ और बातमीकार को ये सब आपने डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स दिखाए, क्या हुआ है? सर, मैं लास्ट काफ़ी दिनों से इस विषय में मेरे को कन्फ्यूजन था कि मेरे वार्ड में, प्रभाग में जो काम है वो सही तरीके से हो रहा नहीं है। फ़ंड का जो काम है सही तरीके से हो रहा नहीं है। तो मैंने इस विषय पे गंभीरता से लेके मैंने इसमें कोशिश किया और काफ़ी चीज़ को मैंने इसमें खुलासा करने की कोशिश किया और मैंने काफ़ी डिटेल्स उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्ट की तरफ से निकाला है। उसमें मुझे ऐसा पता चला है कि सर ये जो 22-23 जो ईयर है उसमें जो फ़ंड आया था 3,21,85,342.58 रुपीज़ का जो फ़ंड आया था, 3 कंपनी को अलॉट हुआ था। उसमें काफ़ी चीज़ के काम थे, टॉयलेट्स के काम थे, पैसेज के काम थे और भी काफ़ी जो काम थे। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया, मैंने चीज़ देखा कि ये इतने काम हुए हैं मगर एक्चुअल में जाके मैंने नोटिस किया तो काफ़ी काम जो है नहीं हुए। तो मैंने इसका खुलासा करने की कोशिश किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की तरफ से मैंने काफ़ी डिटेल्स माहिती निकाला और मैंने उसका जो रिलेटेड है सब चीज़ का जानकारी, इंक्वायरी किया, साइट विज़िट मैंने खुद किया, मैंने जाके देखा, हर चीज़ इम्प्लीमेंट किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये काम यहाँ पर नहीं हुआ। इतने का जो वर्क ऑर्डर निकला, इतने का जो पीओ निकला, मगर वो उतने का पैसे का उतना जो फंड, उतना पैसे का वहाँ पर काम नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने और वर्कआउट किया और मैंने ये चीज़ काफ़ी डिटेल बना के मैंने एमसी से लेके, जॉइंट एमसी से लेके, विजिलेंस को लेके और सब जगह मैंने पुटअप किया है कि सर ऐसा हमारे प्रभाग में ये प्रॉब्लम हुआ है, इस पे आप ज़रा गंभीरता से लीजिए। और इस विषय पे लास्ट 15 दिन से 1 महीने से मैं वर्कआउट मेरा चालू है और मैं इस पर लगातार इसके में लगा हुआ हूँ। ये चीज़ है जो आपको बताना चाहता हूँ। और इसमें ऐसा है कि काम बता रहे अलग, फंड रिलीज़ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पेमेंट रिलीज़ कैसा हो रहा है। काम होने बगैर पेमेंट रिलीज़ कैसा हो रहा है ये चीज़ का। तो इस पर किसी की नज़र नहीं है क्या? एडमिनिस्ट्रेटर की इसमें नज़र नहीं है कि ये इतना बड़ा सब काम हो रहा है वार्ड में। तो मुझे मेरे वार्ड की जहाँ जब मेरे वार्ड में ऐसा हो रहा है, प्रभाग 197 में जिसका मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में हर एक जगह में, हर तालुका में, हर एक वार्ड में ऐसी घटना, ऐसा चीज़ होता रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, आपके माध्यम से मैं, कि जी साउथ में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ऐसे अधिकारी भी है जिनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ चुका है।
2019 में उनका ट्रांसफ़र आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है, रोड डिपार्टमेंट में उनको जाना है, मगर अभी तक वो उधर है। सब इंजीनियर बन के उनको जाना है रोड डिपार्टमेंट में, मगर अभी तक वो मेंटेनेंस में ही है। उसके बाद एक जेई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने इसमें सब चीज़ मैंने उनको डिटेल बताया। एक जेई है, उनका ऑर्डर आया मार्च में, उनको जाना है रोड डिपार्टमेंट में, उनका रिलीवर आ चुका है, तो भी ये बंदा यहाँ से नहीं जा रहा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये जो 2 बंदे हैं मेंटेनेंस में, ये ऐसा हो रहा है, ये सब लोग हैं मेंटेनेंस में, ये जो अधिकारी है, तो इनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आने के बावजूद ये यहाँ पर क्यों पड़े हुए हैं, ये क्यों पड़े हुए हैं, क्यों है, मतलब ऐसा क्या है इनमें कि इनके सिवा काम नहीं होगा? मतलब इनको पूरा सिस्टम मालूम है करप्ट कैसा करना है, इसलिए इधर है कि जा रहे क्यों नहीं है? ऑर्डर आने के बाद भी ये जा रहे नहीं है। ये कौन से अधिकारी है, क्या है, इसका मैंने पूरा इसमें मेंशन किया है, मैंने डिटेल दिया है। उनका जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो भी मैंने इसमें पुटअप करके किया है। उसके बावजूद 24 मई को मैंने ये सबमिट किया, उसके बावजूद भी अभी तक वो 2 अधिकारी अभी तक वार्ड में ही है। उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आने के बाद भी वो वहाँ से जा रहे नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इनको यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, ऑर्डर आने के बाद भी ये क्यों नहीं जा रहे? और एक चीज़ मैं आपको स्पेशल तरीके से पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसीजर जो मैं कर रहा था, जिसमें मैं वार्ड में गया था कुछ और एक्स्ट्रा माहिती जानने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की तरफ से, तो मुझे ऐसा लगा मेरे जान को खतरा है आने वाले दिनों में। क्यों खतरा है? क्योंकि मैं जब वार्ड में गया था, आज जब मैं वार्ड में गया था, मैंने कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश की, तो मुझे 1 महीना हो गया, अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं कुछ मांग रहा था। उसके बावजूद वहाँ पर किसी ने, जो माजी नगर सेवक है दत्ता नरवनकर, उनको किसी ने फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई ये बंदा हमको इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। वो वहाँ पर तुरंत आ गए। आने के बाद वो डायरेक्ट दरवाज़ा खोल के मैं बैठा था, एई के बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन के बातचीत करते हुए पूछ रहा था ये पेपर क्यों नहीं मुझे मिल रहा। डायरेक्ट वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के बावजूद, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी होने के बावजूद, वो डायरेक्ट आए, दरवाज़ा खोले और मुझसे गाली गलौज करने लगे, मुझे धमकाया, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। और ये बोला गया कि आप ये अगर माहिती मांगोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो चीज़ है, दत्ता नरवणकर जी है और उनके जो साथीदार है, जो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे थे, इस विषय पे मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मुझे एक सवाल है कि आपका क्या रोल है इसमें? आप मुझे ये चीज़ मैं बोल के नहीं, हर एक को अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्ट के हिसाब से कि आप डिटेल लेके बातचीत कर सके, इन्फॉर्मेशन देख सके काम हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरी बात, मैंने जो दत्ता नरवनकर जी ने उन्होंने जो मेरे ऊपर गाली गलौज किया, गलत बात किया, मेरे साथ मारने की धमकी दी गई, तो उसके विषय में मैंने आज कमिश्नर से लेके सब जगह मैंने उनके विरुद्ध में कंप्लेंट किया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे दत्ता नरवनकर जी और उनके साथियों से खतरा है, क्योंकि उनका जूना रिकॉर्ड है, वो मारपीट पे आते हैं और शायद मारपीट कर भी सकते हैं मेरे साथ। तो मैंने जो कंप्लेंट किया हूँ उनके विरोध में, इस पे मुझे पुलिस से मुझे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस पे ज़रा कार्रवाई कीजिए और हमारे जैसे जो लोग हैं, जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं और जो चीज़ लोगों के सामने लाते हैं, हमको आप न्याय दीजिए। कि श्री दत्ता नरवणकर जी ने मुझे ऐसा बात बोला कि जो मुझे खुद को एकदम अजीब लगा। उन्होंने ये कहा कि तुझे पाउडर दे दूँगा। तो पाउडर दे देने का मतलब ये होता है कि तुम्हें ड्रग्स के झूठे आरोप में फंसा दूंगा। तो ये कितना बड़ी बात है जो उन्होंने एक लोक प्रतिनिधि एक होके उन्होंने ऐसा बात करना ज़रूरी नहीं था। इसका मतलब ये कि अच्छे लोग के साथ अच्छे की लाइफ इसमें ख़राब हो जाती है। और उन्होंने मुझे जो बोला वो चीज़ का मुझे बहुत मैं इसका निषेध करता हूँ कि वो ऐसा बात नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ का मुझे डर भी है कि वो कुछ भी कर सकते। तो मुझे आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी खतरा है उनसे। खरोखरच राजकारणाचा दर्जा घसरला आहे का? विरोधक एकमेकांना संपवण्यासाठी कुठल्या थराला जाऊ शकतात याची आपण आताच काही शाश्वती घेऊ शकत नाही. जर पांडियन
जे बोलतात जर ते खरोखर सत्य असेल तर हे फार चुकीची गोष्ट आहे. राजकीय लोकांनी आपापल्या पातळी घसरवली नाही पाहिजे. एकमेकांना आदराने वागवलं पाहिजे. प्रतिस्पर्धी उमेदवार असला तरी देखील हे धमकावणं किंवा ह्या अशा गोष्टी करणं चुकीचं आहे. आता यातील खरं आणि खोटं हे पांडियन आणि नरवणकर यांनाच माहिती. आमचं माध्यमांचं काम आहे सत्य परिस्थिती आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत, आपल्या जनतेपर्यंत पोहोचवणं. दत्ता नरवणकर नगरसेवक हे सत्ताधारी पक्षाचे माजी नगरसेवक आहेत. दत्ता नरवणकर या विभागातून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतून शिवसेनेत आलेले होते. क्या ये कोई सियासी दावपेच है? हम आपसे सीधा सवाल पूछते हैं. क्या आप दत्ता नरवण जी को आने वाले, आपने कुछ सालों पहले चुनाव लड़ा था उनके सामने, तो क्या उनको बदनाम करने के लिए ये चीज़ आप स्टेटमेंट कर रहे हैं? सीधा सवाल है सर. ऐसा कुछ बात नहीं है. मेरा उनसे एक अच्छा रिलेशन था. आज तक उनसे मेरा अच्छा रिलेशन था. मेरा उनका अच्छा हाय हेलो हमेशा है. मगर मुझे खुद समझ में नहीं आया कि वो ये चीज़ मेरे साथ उन्होंने किया कैसा ऐसा. आज के पहले कभी उन्होंने ऐसा हमसे बात नहीं किया ना किसी. मगर वो जो हिसाब से आज मेरे से बात किए, आके मेरे से गाली गलौज किए, तो मैं भी शॉक हो गया कि उन्होंने ऐसा कैसा बात किया. ये कोई राजकारण नहीं है सर. और ये जो इन्फॉर्मेशन हुआ है इसमें हर एक आदमी का हक है कि इतना फंड जो टैक्स पेयर का जा रहा है तो वो सही तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए. अब मैं ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से मैंने मेरे लेटर हेड में काफ़ी मुद्दे पुटअप किया था कि यहाँ पर ये रिपेयर का काम कीजिए, यहाँ पर ये ब्लॉक का काम कीजिए. 2 बार मैंने वार्ड में लेटर दिया था. उसके बावजूद मेरे काम को कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और ये बिना काम होने के बावजूद बिल पास हुआ है. तो ये चीज़ है सर. आज जब 2022-23 में कार्यकाल में कोई नहीं है नगर सेवक, कुछ नहीं है, तो हमारे जैसे जो पदाधिकारी भी अगर लेटर देते हैं कि साहब इधर कुछ काम है ये कर लीजिए, इधर ये काम है वो कर दीजिए, तो ऐसा 2 बार हमने लेटर दिया बीएमसी में. मगर हमारा काम को कोई सब्जेक्ट नज़रअंदाज किए और इतने बड़े फंड का काम हुआ. मनोज जी, एक सीधा और तीखा सवाल. आरटीआई एक्टिविस्ट, कंप्लेनर्स हमेशा कुछ रिश्वत लेने के लिए या पैसा कमाने के लिए भी ये अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं. ऐसा बहुत बार अब हम सुनते हैं, पब्लिक से भी सुनते हैं. बहुत से लोग बोलते हैं कि ये कंप्लेन करते हैं, आरटीआई करते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए रहता है. तो आपका कुछ ऐसा इंटेंशन है या था? नहीं, देखिए मेरा एक ही आपका इस सवाल का आपका बहुत अच्छा बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये एलिगेशन हमेशा लगा जाता है कि लोगों के ऊपर जो अगर सही काम करता है तो उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है. तो आपका बहुत बढ़िया सवाल है. तो मेरा इसका ये उत्तर है सर कि मैंने मेरे लेटर हेड में 2 बार उनको बीएमसी को दिया था कि यहाँ पर वीपी नगर में यहाँ पर ये काम कीजिए, मार्कंडेश्वर नगर में ये काम कीजिए, यहाँ पर मंदिर का ये काम, थोड़ा सा शेड का थोड़ा सा पानी गिर, तो वो काम नहीं किया गया. तो उस चीज़ को नज़रअंदाज बीएमसी ने किया. मेंटेनेंस डिपा उन्होंने नज़रअंदाज किया. करने के बाद मैंने सोचा, मैंने जब विज़िट किया तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे जैसे लोगों का भी काम होना चाहिए. हम जब अर्जी देते हैं तो यहाँ पर होना चाहिए. तो ये विषय था. बाकी इसमें कुछ ऐसा विषय नहीं है सर. अगर ऐसा कुछ विषय रहता तो मैं इतना सा अच्छे से कंप्लेंट लिख के इतना मैं वर्कआउट नहीं करता था. मैं लोगों के सामने ये लाना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो फंड आ रहा है, करोड़ों रुपए का जो फंड आ रहा है, ये लोगों का टैक्स पेयर का फंड है. ये सही तरीके से यूज़ होना चाहिए सर, और सही माध्यम से यूज़ होना चाहिए और सही जगह पे यूज़ होना चाहिए. सर और एक चीज़ मैं आपको अंत में एक चीज़ आपको आपके माध्यम से लोगों को और सब जगह प्रशासन को बताना चाहूँगा कि 22-23 का जो फंड का मिसयूज़ हुआ है, यही मिसयूज़ और यही प्रोसीजर 23-24 में भी रिपीट हो सकता है सर. ये मुझे इसका मुझे उम्मीद है और ये होगा कि 23-24 में भी सेम रिपीट होगा. सेम काम लोग बताएंगे और सेम काम का फ़ंड उठाएंगे, सेम काम का पेमेंट लेंगे. तो मेरा आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि सर ऐसा गलत चीज़ होना नहीं चाहिए. जो इतने सारे करोड़ रुपए का जो फंड आता है वो सही तरीके से यूटिलाइज़ होना चाहिए और सही माध्यम से सही जगह पे यूटिलाइज़ होना चाहिए. तो ये साल भी मैं इस पर नज़र रखूँगा कि 23-24 में भी जो फंड आ रहा है वो किधर यूज़ हो रहा है, कि कौन से जगह पे यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है. हे मनोज पांडियन होते. आपण त्यांच्या वरळीतील निवासस्थानी आलो होतो. त्यांनी महानगरपालिकेच्या जी साऊथ वॉर्डबद्दल, त्या कर्मचाऱ्यांबद्दल, इंजिनियर्सबद्दल, AE-JE-बद्दल आणि इतर त्यांच्याशी जुळलेल्या अधिकाऱ्यांबद्दल मोठी वक्तव्य केले. दत्ता नरवणकर यांच्यावर त्यांनी थेट
आरोप ठेवलेला आहे की त्यांच्याकडून धमकावण्यात आलं आहे असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. त्यांनी पोलिसात तक्रारी केलेल्या आहेत, पोलीस आयुक्तांपासून तक्रारी केलेल्या आहेत. बाकी मनोज पांडियन यांनी आपल्या तक्रारी आपल्या विभागात काम करून घेण्यासाठी केल्या होत्या, त्या माध्यमातून त्यांना हा भ्रष्टाचार समोर आला आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण RTI ॲक्टिव्हिस्ट यांच्याबाबत म्हटलं किंवा RTI ॲक्टिव्हिस्ट यांच्याबद्दल सांगायचं म्हटलं तर ज्या तक्रारी केल्या जातात तर महानगरपालिकेत जर भ्रष्टाचारच झाला नाही, निकृष्ट दर्जाचं काम नाही झालं, भोंगळ कारभारच चालला नाही, तर ना तर कुठल्या RTI ॲक्टिव्हिस्ट त्याच्यातून एक्स्टॉर्ट करू शकतात, ना पैसे काढू शकतात, ना कुठला कंप्लेनर त्याच्याकडून पैसे कमवू शकतो. तर त्याच्यामुळे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी किंवा महानगरपालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी या गोष्टीची जाणीव ठेवली पाहिजे. जर आम्ही चुकीची कामं करणार नाही तर त्या ठिकाणी असे कुठले ॲक्टिव्हिस्ट किंवा कंप्लेंट कोण करू शकणार नाहीत. पण मनोज पांडियन यांनी आपल्या विभागात आपल्या वॉर्डमध्ये काम करण्यासाठी आपल्या तक्रारी केल्या होत्या. पण त्यांच्यासमोरचे त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार दत्ता नरवणकर यांच्याकडून त्यांना धमक्या आल्यात असं त्यांनी इकडे आपल्या वक्तव्यात म्हटलेलं आहे. त्यांच्या जीवाला धोका आहे. दत्ता नरवणकर यांच्याकडून किंवा त्यांच्या समर्थकांकडून, त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून त्यांच्या जीवाला धोका होऊ शकतो असंही त्यांनी मोठं वक्तव्य केलेलं आहे. आणि हे वरईतील फार मोठं वक्तव्य मानलं जाऊ शकतं की अशा पद्धतीने कुठलाही नगरसेवक, कुठलाही प्रतिनिधी कितीही स्पर्धा झाल्यानंतर एकमेकांच्या जीवावरती उडत नाही. हे आज आपण पहिल्यांदाच पाहतोय, पहिल्यांदाच ऐकतोय या विभागात ह्या घडलेल्या. आता याच्यातील सत्य परिस्थिती जाणून घ्यायची असेल तर जरूरच आपल्याला दत्ता नरवणकर यांच्याशी संपर्क साधायला हवा. कॅमेरा पर्सन रिद्धेश कदमसह मी अभिषेक शिंदे, बातमीकार, चेहरा, मुंबईचा. मुंबईच्या अशाच ताज्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी बातमीकर न्यूज चॅनलला लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल करायला विसरू नका.